वीणा पाणी को नमन करते हुए आप सभी लोगों को इस ज्ञान निधि मंच पर स्वागत करता हूँ। पिछली कड़ी में लोकोक्ति के बारे में बताया, पहचान, परिभाषा, विशेषता। अब बहुत सी लोकोक्तियाँ हैं, लेकिन कुछ लोकोक्तियाँ दोहरा अर्थ तो रखते हैं, साथ ही साथ उनकी पहचान में दिक्कत आती है। तो उन्हीं लोकोक्तियों की पहचान की विधि या लक्षण मैं बताना चाहता हूँ। जैसे धरती पर छाती पर सांप लौटना। छाती, तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं कि सांप चारपाई पर चढ़े हैं, बिस्तर पर चढ़े हैं, हमने देखा तो नहीं सिवाय पिक्चरों के, लेकिन कुछ घटना घटी होगी तभी सांप, अगर याद रखिए, दो अर्थ इसका निकलता है। छाती पर सांप लौटना यानी छाती पर कोई, मान लीजिए कोई व्यक्ति सोया है और उसके सीने पर सांप चढ़ के बैठ गया, तब तो साक्षात मौत का बुलावा है। जब तक वो डसे ना, डस लिया तो बुलावा आ ही गया, यानी मौत में थोड़ा ही फासला है। छाती पर सांप बैठा है या लौट रहा है तो थोड़ा ही फासला है मौत का, तो इसका अर्थ ये निकलेगा। लेकिन दूसरा अर्थ ये निकलेगा कि सांप छाती पर लौट रहा है, मतलब सामने वाला जिस व्यक्ति के पर छाती पर वह सांप है, वह चैतन्य अवस्था में है और सांप लौट रहा है, धीरे धीरे वो निकल जाना चाहता है। तो वह उलमेल कर रहा है या करटें बल रहा है या ईर्ष्या कर रहा है कि जल्दी से हटे। लेकिन कभी कभार इसकी व्यंजना शब्द शक्ति से लोग ये अर्थ निकालते हैं कि अरे भाई, अगर सामने वाले की उन्नति हो रही है तो आपकी छाती पर क्यों सांप लौट रहा है, ये प्रश्न निकल जाता है। तो इस तरह के विभाव बनते हैं। अतः जैसी परिस्थिति होगी वैसा वाक्य प्रयोग इसका होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। दो बातें हैं यहाँ भी। क्या लाठी वाले के पास ही भैंस रहती है? क्योंकि हर चरवाहे के पास लाठी रहती है। गाय एक ऐसी जानकार होशियार प्राणी है, तभी तो उसे माँ कहा जाता है। वह तमाम परिस्थितियों में अपना निर्णय ले देती है। चरवाहे आवाज देकर बुला लेते हैं, लेकिन भैंस को जब तक लाठी से हाँको ना, अपनी दिशा निर्देश ना दो, या जब तक उनका पेट भरा नहीं रहता, तब तक वह निश्चित दिशा, अपने घर की दिशा की ओर लौटती नहीं। इसलिए वहां लाठी की आवश्यकता होती है। लेकिन अब इसकी विशेषता यह भी होगी कि शक्ति का भी परिचायक है, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में शक्ति है वही वस्तु का मालिक है। तो यहाँ ऐसा भी प्रयोग हो जाएगा। इस पर ध्यान देने योग्य बात है। दूसरा है थोथा चना बाजे घना, कि कोई किसान था, चना बोया था खेत में। चने में जब दाने पड़ जाते हैं उसकी फलियों में तो वह गंभीर हो जाता है, लेकिन सूख जाने पर दोनों ही बचते हैं। लेकिन याद करिए, थोथा चना, थोथा माने खाली, यानी छिम्मी फली खाली है, तो वो हरी अवस्था में भी ज्यादा बजेगी। किसान ने यह उक्ति कह डाली होगी, और यह उक्ति फिर यह कहावत चरितार्थ होने के लिए व्यवहार में, समाज में लाई जाने लगी कि जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होता है वह बकवास या बड़बड़ाना ज्यादा शुरू करता है। इस पर मुहावरा बनेगा, अरे लोकोक्ति बनेगी। फिर है दूध का दूध और पानी का पानी। इसमें भी दूध को अलग करने की क्षमता सिर्फ एक विशेष पक्षी में है, जिसे हम हंस कहते हैं। हंस की चोंच में कुछ दांत होते हैं और कुछ ऐसी प्रभु ने विशेषता दी है कि वह दूध और पानी मिला के रखा जाए तो दूध पी जाता है और पानी छोड़ देता है। ये प्राचीन परंपरा सदियों से सिद्ध है। तो ये तो हो गया दिखावा, न्याय करने का। और इसका दूसरा अर्थ होगा कि दूध का दूध, पानी का पानी हो गया, अर्थात दो लोगों के बीच में जो झगड़ा था वह न्यायोचित ढंग से निपटा दिया गया। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। पालतू जानवर कुत्ता बड़ा ही पालतू होता है और बड़ा आज्ञाकारी होता है। धोबी कहे या न कहे, लेकिन बात यह बनती है कि अगर सामान्य मालिक के घर कुत्ता है तो कम से कम कुछ देर तो वो अपने दरवाजे पर स्थिर रह सकता है। लेकिन धोबी सुबह धोबी घाट पर जाके कपड़ा धुलेगा, फिर चलाएगा, फिर सुखाने जाएगा, फिर शाम को कपड़े लेने जाएगा। इस तरह से ये कहावत बन गई कि एक बेचारा कुत्ता दिन भर बेचारे धोबी के साथ घाट पर, घाट से घर, घर से घाट पर जा रहा है, यानी उसे चैन नहीं है। तो यहाँ भी व्यवस्था बन सकती है, अर्थ निकल सकता है कि कहीं का न रहना। बेचारा दिन भर कहीं का स्थिर नहीं हो पाता है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी।
बांसुरी अक्सर एक विशेष प्रकार के कटबसिया जात की बांस से बनती है। बांसुरी बजती है तो बहुत कुछ होता है। आप कन्हैया की बांसुरी के बारे में, कान्हा की बांसुरी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो गोपियों ने सोचा कि इस बांस के समूल, यानी बांस उत्पन्न होता है, बांसुरी उत्पन्न होती है बांस से, बांस उत्पन्न होता है अपने उमूल जड़ से। तो जो बांस की कोठी होती है, बांस का पूरा अर्घा होता है, चक्र होता है, उसी को उखाड़ के फेंक दिया जाए। तो कहावत बन गई। और उसके बाद इसे व्यवहार में लाया जाने लगा कि कारण विशेष को समाप्त कर देना ही बांस को उखाड़ना और कारण को समूल नष्ट कर देना है, उसका ये अर्थ निकलेगा। तो प्रयोग में होगा, लेकिन जिस जिस प्रयोग में किया जाएगा उसमें उसके अविधा मूलक भी और व्यंजना मूलक अर्थ को भी प्रयोग में करेंगे। अब है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। भाई किसी खास व्यक्ति को आपने कहा कि अपना नृत्य दिखाइए, अगर उसे नहीं आता है तो कहना चाहिए भाई मैं नृत्य कभी नहीं जानता, कभी किया नहीं। लेकिन वह अपनी शेखी बघाड़ने के लिए खड़ा हुआ और दो चार ठुमके लगाया, उसके बाद कहते भाई देखिए मैं नाचता तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन आंगन जरा टेढ़ा है। आंगन के टेढ़े होने से और आपके कदमों की थिरकन से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये एक बहानेबाजी है। निश्चय ही इसको हम बहानेबाजी कहते हैं। तो इसे बहाने के लिए एक से बढ़कर एक बहाने बने हुए हैं लोकोक्तियों में। तो उसमें भी एक शुमार है ये कि नाच न्याय में आंगन टेढ़ा, कार्य करने की बात जानते नहीं और बहाना बनाने की आंगन टेढ़ा है, नहीं तो हम बहुत बढ़िया नृत्य करते। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, एक बहुत ही पुरानी कहावत है और तब की है जब कारवां चलता था, काफिला चलता था। कारवां काफिला से मतलब यह है कि जब पुराने व्यापारी खच्चरों पर, ऊंटों पर, घोड़ों पर अपने सामान लाद करके पैदल यात्रा करते थे, इतना वाहन या सड़क की व्यवस्था नहीं थी। तो जब एक समूह बन जाता था निश्चित दूरी जाने के लिए, तो उस लंबे लाइन को, पंक्ति को कारवां या काफिला कहते थे। ये काफिला कुछ दूरी चलता था, फिर विश्राम करता था। किसी समय ऐसा हुआ होगा पहाड़ों पर चलते कि जहाँ से चले थे, पहाड़ी यात्रा जिन लोग किए होंगे उन्हें मालूम होगा कि सड़कें आपस में घुमावदार होती हैं, एक ही स्थान पर बार बार आकर के चक्कर लगाने पर तब हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं, वो पहाड़ की विशेषता होती है। तो उस बुजुर्ग के मुख से निकला होगा कि भाई क्या बात है, दिन भर चढ़े, 9 दिन तक चले, लेकिन अभी 2.5 कोस यानी कुल मिला करके कुछ ही दूरी तय की। इस तरह से ये लोकोक्तियों का भाव बनता बिगड़ता रहता है, बिगड़ता तो नहीं है, बनता रहता है और कई अर्थ में। अब आइए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, क्या बंदर अदरक खाता है? जी नहीं। अगर वो पाएगा तो उसकी दो दो स्वभाव होते हैं, या तो उसे खा लेगा या उसको रगड़ करके ऐसे मुड़ के रगड़ करके फेंक देता है। तो अंदर अदरक, लेकिन अदरक एक विशिष्ट सुगंध वाली एक जड़ी है, औषधि भी है, मसाला भी है, सब्जियों में प्रयोग किया जाता है और उसकी दवाइयाँ भी बनती हैं। लगता है किसी बुजुर्ग के मन में ये बात आई होगी कि अदरक बंदर को खिलाया जाए तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो फिर ये बन गया कि मूर्खों के लिए, कि जो मूर्ख होते हैं वह सच्ची बात या बात का अर्थ निकालने में सक्षम नहीं होते। तो बात आ गई किसी चीज के गुणों को न जानने के कारण वह उससे अपरिचित हो, उठा के फेंक दे, बंदर फेंक देगा तो आ जाएगा बंदर है, अदरक क्या जाने भाई। इसी तरह से मनुष्यों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है मनुष्यों लोगों में कि भाई कोई दुर्व्यवहार हो गया, कहीं से कोई त्रुटि हो गई तो लोग कहते हैं अरे ठीक है कोई बात नहीं। बंदर लोग कहाँ जान पाते हैं अदरक का स्वाद। वहाँ प्रयुक्त हो गया, प्रयोग, वाक्य प्रयोग बन गया और उसकी सटीकता भी बन गई। भैंस के आगे बीन बजाना। अब एक विशिष्ट लोकोक्ति ये भी है, पुरानी लोकोक्ति है। क्या भैंस के आगे बैठ के बीन बजावत हवा। यद्यपि ये भी भोजपुरी से है, भोजपुरी की बात आती है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंगित करना चाहता हूँ कि कुछ लोग भोजपुरी से बड़ी घृणा करते हैं, नहीं करना चाहिए। भोजपुरी सीधे तत्सम शब्दों की एक समूह युक्त सब डायलेक्ट या बोली है, ठीक है। बोली ये भोजपुरी भाषा सीधे संस्कृत से आयातित है। जैसे हम एक उदाहरण दें आपको कि नियर शब्द, हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज 1921 मॉडल कार
आप लोगों के ध्यान में होगी तो ध्यान में होगा कि उसके हारन में इस तरह से इलेक्ट्रिकल या आधुनिक हार नहीं थे, उसमें एक रबड़ जैसा गुब्बारा जैसा लगा हुआ था, उसको दबाने पर पों पों की आवाज़ निकलती थी, भोंपू उसको कहते थे। तो कार में जो 8 सिलेंडर वाली कार थी उसमें जो है कि लगा रहता था। अंग्रेज लोग जा रहे थे, ड्राइवर चला रहा था, एक वृद्ध महिला जो कान से कम सुनती थी अपने सर पे गट्ठर लिए और चली जा रही थी। तो ये हारन जाके नज़दीक बजाए ड्राइवर उसका, उस 1921 मॉडल के ड्राइवर, कार का ड्राइवर, तो वो चौंक गई और मुड़ करके कहती हाँ नियरे आके बजावल न। वो अंग्रेज कोतवाल था और उसके भी जितने भी सिपाही बैठे सब हंस पड़े, करे वाह भारत की बुढ़िया माता भी अंग्रेजी जानती है। नियर माने नज़दीक, और भोजपुरी में भी नियर माने नज़दीक होता है, पास होता है। याद रखिएगा, भोजपुरी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनकी खालिश मिठास से तमाम दिल की तारें आपस में जुड़ जाती हैं। भोजपुरी भाषा मॉरिशस और कहाँ कहाँ तमाम, वहाँ मॉरिशस की तो राष्ट्रभाषा है और कई जगह देशों में बोली जाती है, इसलिए भोजपुरी से ही बहुत सी लोकोक्तियाँ निकली हैं। लोग उनके परिष्करण में थोड़ा सा और जोड़ करके उसको खड़ी बोली रूप प्रदान किए हैं। जैसे भैंस के आगे बीन बजावा ना, तो बना दिए खालिश मिठास खड़ी बोली में, भैंस के आगे बीन बजाना, अर्थात बीन, उसके भैंस बैठी है तो भैंस को अगर भूख लगी है तो खाने के लिए इंतजार करती है, खाना खा लिया तो कोई काम नहीं उसके जी में, वो सिर्फ बैठ करके या तो खड़े खड़े जुगाली करना, पगुरी करना शुरू कर देती है। उसके आगे आप नृत्य करें या उसके मनोरंजन के लिए जो है कि बीन बजावें तो वो उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके नाच गाने से कोई लेना देना नहीं, बस उसे क्रोध या भूख या फिर काम। लेकिन गौ माता या अन्य जागृत जानवर हैं जो, वो हिरन जैसे अन्य पशु, ये सब बांसुरी की आवाज़ सुन करके, बीन की आवाज़ सुनकर चौकन्ने हो जाते हैं। गौ माता तो पास चली जाती हैं, जैसा कि पुराना इतिहास है। हमारे गोविंद भगवान गोधन राग गाते थे, गोपियां ग्वाल वाले गोधन राग गाते थे, गोधन राग सुन करके वृंदावन में भटक गई गौएं वापस चली जाती थीं। ये ब्रज साहित्य भी स्थानीय साहित्य है, उसमें ये सारी बातें मिलेंगी। तो अध्ययन से ये सब ज्ञात होता है। हमने अपने अनुभव को आपको समापित किया, समर्पित किया। आप लोकोक्तियों को पहचानने के लिए इन विधियों को इस्तेमाल करेंगे तो लोकोक्ति को तैयार करने की बड़ी आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ आप प्रचलित लोकोक्तियों को ध्यान में रखें, कुछ और नए नए समाहित किए गए हैं उनको अपने ध्यान में रखें और 1-2 दिन में लोकोक्तियाँ तैयार हो जाती हैं। बस आपको प्रयोग करने के लिए क्या करना होगा कि मूल शब्द जैसे आ गया कि भैंस के आगे बीन बजाना, तो इसका अर्थ हुआ मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें बघारना। तो कुछ लोग वाक्य प्रयोग में उसका अर्थ का, यानी मूर्ख के आगे बात ज्ञान की बातें बघारने का प्रयोग शब्द में, वाक्य प्रयोग में कर देते हैं। नहीं, ऐसा गलत है, ये गलत नंबर होता है, इस पर नंबर नहीं मिलेगा। वाकई में वास्तविक जो लोकोक्ति है क्या, भैंस के आगे बीन बजाना, तो उस पर मुहावरा बनना, अरे वाक्य प्रयोग बनना चाहिए। जैसे उस मूर्ख को दर्शन की बातें बताना भैंस के आगे बीन बजाना जैसा है, तब वाक्य प्रयोग आपका सही होगा। और ऑप्शन में जो भी वाक्य प्रयोग मिले रहेंगे उन पर आप ट्रिक लगाएंगे तो आपकी प्रगति होगी, नंबर जुड़ेंगे आपके प्रतियोगिता में। ऐसे ही हर्रा लगे न फिटकरी, रंग चोखा, चोखा शुद्ध भोजपुरी शब्द है, चोखा माने तेज, चोख, ठीक है। हर्रा हिंग को कहते हैं, ठीक है। और फिटकरी भी एक केमिकल पदार्थ है जो तमाम लगाने के बाद उसमें सामग्री में या भोज्य पदार्थ में रंगत बढ़ जाती है। पानी में ही एक टुकड़ा डालते हैं तो पानी कितना हो गंदा हो, पीने योग्य न हो, वह स्वच्छ हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ करना पड़ेगा, कहने का तात्पर्य कुछ खर्च करिए तभी उसका परिणाम आपको उत्तम मिलेगा। लेकिन कुछ लोग इसके विपरीत कार्य करते हैं, तो इस पर बना हुआ होगा, किसी के मुख से निकला होगा, किसी बुजुर्ग के, कि कुछ खर्च वर्च करोगे नहीं, प्रयास करोगे नहीं, केवल बैठे ठाले चाहोगे कि सब सामग्री तुम्हें बनी बनाई मिल जाए, हर्रा लगन फिटकरी, रंग चोखा चोखा, ये वाक्य प्रयोग बन गया। ऐसे आप बनाते जाएंगे। दूसरा है होनहार बिरवान के होत चीकने पात, बिरवा, बिरवा भी भोजपुरी शब्द है, तत्सम शब्द है। बिटप संस्कृत से सीधे आयातित है, बिटप बिरप हुआ, बिरवा हो गया। बिरवा भोजपुरी में कहते हैं। होनहार तो आप जानते ही हैं, होशियार। ये एक सुक्ति बनी, कहावत हो गई कि जो बच्चा पालने नहीं, बिरवा, बिरवा माने पेड़। आप याद रखिए, आप नर्सरी बनाते हैं, पौधे गमले में पौधे लगाते हैं, खेती करते हैं, तो जो
अंकुरण के बाद जो नए पत्ते इत्यादि निकलते हैं वो सुंदर और साफ स्वच्छ निकलें, तो उससे जो पौधा या पेड़ या वृक्ष बनेगा वह उन्नति की ओर आगे जाएगा, वो खूब फलेगा फूलेगा। अनुभवी लोग लगा लिए होंगे कि ये मुरझाया हुआ पत्ता है तो इसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि चमक युक्त सुंदर आकार प्रकार से युक्त ये पौधा नहीं है, आगे चल करके ये दिक्कत करेगा, तो उसको निकाल दिया जाता है धरती से। तो ये कहावत बन गई होगी। अब ये बात आ जाती है मनुष्यों के पक्ष में कि जो बच्चा तेज होता है, होनहार होता है, आगे जाने की उसकी क्षमता होती है, उसके कुछ लक्षण बाल्यावस्था से ही दिखने शुरू हो जाते हैं। तो होनहार बीरवान के हो चीकने पात का अर्थ होगा व्यंजना से कि अभिधा से तो चिकना पत्ता होगा तो पेड़ अच्छा बनेगा, लेकिन व्यंजना से अर्थ निकला कि जो बच्चा आगे जाना चाहेगा उसके लालाट, उसके क्रियाकलाप, उसके रुदन में भी तमाम बातें छिपी रहती हैं जो ज्ञानी और समुद्र शास्त्री लोग बता सकते हैं। सामुद्रिक रहस्य जानने वाले, ये एक ऐसी विधा है जिसे पढ़ करके लोगों के ललाट, माथे, आंखें, चाल ढाल को देखकर उसके भविष्य में आने वाली संपूर्ण व्यक्तित्व को व्याख्यायित कर लेते हैं, आकलन कर लेते हैं। तो उसी में ये भी है कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। जैसे एक प्रयोग मैं बता दे रहा हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू के को देखकर एक आकृति विज्ञानी ने, वही सामुद्रिक ज्ञाता ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक आगे चलकर देश का कर्णधार होगा, क्योंकि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। ऐसा वाक्य प्रयोग होना चाहिए। धन्यवाद। अगली कड़ी में हम मुहावरे की पहचान, उत्पत्ति, विशेषता और उसका प्रयोग बताएंगे। आप हमारा साथ देते रहिए, हमें आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। मातरम वंदे।